अच्छा बेटा, चैप्टर 5 में रिमेनिंग दो टॉपिक रहते थे हमारे। एक था हीट कैपेसिटी, जो सिंध के सिलेबस में नहीं है हीट कैपेसिटी, मगर जो फेडरल का सिलेबस है उसके अंदर हीट कैपेसिटी है। और दूसरा है हेस लॉ। कोशिश ये होगी कि आज दोनों टॉपिक कवर कर लें। उसके बाद उसके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे या उससे रिलेटेड कुछ चीजें रहेंगी, वो इंशाल्लाह कल हम देख लेंगे। आगे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होगा आप लोगों का, उसमें चैप्टर 5 आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। कोशिश ये होगी कि आपका 4 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो हो सकता है टेस्ट अगर जो है वो सर वालों ने तो डेट दे दी है 5 तारीख को, एक दिन एक्सटेंड भी कर सकते नहीं है, तो इसी डेट पे अगर हो जाता है तो कोशिश यही होगी हमारा कि ये हो जाए इसी डेट पे। तो बेटा हीट कैपेसिटी, देखो आपको सबको पता है कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने थर्मोडायनामिक के अंदर पढ़ा था कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह, मगर टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज है तो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है तो हीट को जो दूसरे फॉर्म से एनर्जी में, उसमें हम कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हम, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, तो इसका मतलब है हीट को कंप्लीटली दूसरे फॉर्म्स में तब्दील नहीं कर सकते। तो बेटा हीट कैपेसिटी है क्या? हीट कैपेसिटी है अमाउंट ऑफ हीट। देखो हीट कैपेसिटी है अमाउंट ऑफ हीट, हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड चाहिए टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेज करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो ये है अमाउंट ऑफ हीट। देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस का बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दरकार होगी, उस हीट को हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख दी थी कि अमाउंट, ताकि मुझे टाइम बच जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो देखो बेटा, इसको पहले डेफिनेशन को समझो कि अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और तो Q जो है हीट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर की। याद कर लो, जो बेटा हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी तो Q के अमाउंट में भी चेंजिंग आएगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर में चेंज 0 है तो Q का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा T के है, चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे बेटा। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए वहां हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। देखो Q इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल को रिमूव किया हमने, लिख दिया इसकी जगह पे हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। देखो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी की है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। जब रिमूव करेंगे किसको? प्रोपोर्शनलिटी को, तो उसकी जगह पे क्या लगा देंगे हम? हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी अगर आप मालूम करना चाहते हैं बेटा, हीट कैपेसिटी C, जिसको हम C से शो करते हैं, अगर ये मालूम करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? C Q अपॉन डेल्टा टी। तो जो हीट कैपेसिटी है वो किसके बराबर है? Q अपॉन डेल्टा टी, Q अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, Q का यूनिट है जूल और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। हाँ, आप देखो, अगर आप अमाउंट मोल में लेते हैं तो उसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अगर अमाउंट आप ग्राम में ले रहे हैं, 1 ग्राम ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसके अंदर और चीजें क्या आ जाती है? पहले है हीट कैपेसिटी, अब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अमाउंट कितना लेना पड़ेगा? 1 ग्राम। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन सेम ही है, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस
बाय 1 केल्विन। देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। मतलब सब्सटेंस का आपने 1 ग्राम लिया और 1 ग्राम का आपने हीट दी, ठीक है, और टेम्परेचर में चेंजिंग क्या आई है, 1 केल्विन आई है, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जो सब्सटेंस का अमाउंट है वो 1 ग्राम लिया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। 1 ग्राम सब्सटेंस का और 1 केल्विन, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर होगी बेटा, वही फॉर्मूला सेम होगा, हीट अपॉन मास इनटू डेल्टा टी। मास आपको इंडिकेट करना पड़ेगा क्योंकि मास तो 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 ग्राम लिखना पड़ेगा आपको। अगर 2 ग्राम लेंगे तो 2 ग्राम लिखना पड़ेगा, 3 ग्राम लेंगे तो 3 ग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जाहिर अमाउंट 1 ग्राम ही है। अगर यहां आपको अमाउंट लिखना है बेटा, मास का मतलब यहां आपको अमाउंट लिखना है, मगर 1 ग्राम लिखना पड़ेगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हीट का यूनिट आपको बताइए जूल है, और मास का यूनिट क्या है, ग्राम है, और टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है, केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो बेटा स्पेसिफिक हीट के लिए जो अमाउंट हम लेते हैं 1 ग्राम लेते हैं, तो यह है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम आगे आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अच्छा, वो है मोलर हीट कैपेसिटी। देखो एक था हीट कैपेसिटी, एक था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसमें अमाउंट ग्राम लेते हैं। अब आते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में अमाउंट का सब्सटेंस हम मोल में लेंगे। देखो बेटा मोलर हीट कैपेसिटी में जो अमाउंट सब्सटेंस का लेते हैं वो किसके अंदर लेते हैं, हम मोल के अंदर। तो ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, देखो ये अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए टू रेज द टेम्परेचर को रेज करने के लिए ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो देखो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। इसको क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। हाँ बेटा, तो मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर होगा, मोलर हीट कैपेसिटी हीट अपॉन मोल इनटू टी, चेंज इन टेम्परेचर के टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आई है। हाँ देखो, तो हीट का यूनिट कौन सा होगा बेटा, जूल होगा, और मोल है इनटू क्या होगा, केल्विन। तो इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन होगा, इसका यूनिट होगा, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी हम जो हीट दे रहे हैं वो क्यू है, जो सब्सटेंस को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो क्यू है, और जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो बेटा T1 से T2 हुआ है। टेम्परेचर क्या हुआ था, पहले क्या था, T1 से T2, और जो सब्सटेंस के मोल ले रहे हैं वो N है। देखो सब्सटेंस के हमने N मोल लिए, 2 मोल लिए, 3 मोल लिए, 4 मोल लिए, जितने लिए, ठीक है। उसका टेम्परेचर सपोज करते हैं हम बढ़ाते हैं T1 से T2। अच्छा T1 को कितना है, 23 है, और 23 टेम्परेचर से हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 33 या 43, तो उसमें देखेंगे कितना डिफरेंस आया है बेटा, T2 माइनस T1। और याद करो डिफरेंस केल्विन का और डिग्री सेंटीग्रेड का बराबर होता है। तो इसमें है कि आप सब्सटेंस को हीट सप्लाई कर रहे हैं बेटा, सब्सटेंस को आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, और सब्सटेंस के N मोल्स हैं, और उनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं T1 से T2 तक। तो हीट कैपेसिटी किसके बराबर होगी, देखो कि क्वांटिटी ऑफ हीट Q, सब्सटेंस को आपने हीट सप्लाई की है जिसकी क्वांटिटी Q के बराबर है, ठीक है, और जो मोल्स हैं वो सब्सटेंस के N है बेटा, ये मोल्स हैं इसके, और टेम्परेचर कितना बढ़ा है T1 से T2 तक। T1 जाहिर टेम्परेचर आपको गिवन होगा, T1 भी गिवन होगा, T2 भी गिवन होगा, ताकि आपको डेल्टा T निकालना है।
डेल्टा टी तब निकलेगा जब T1 और T2 की वैल्यू स्पेसिफाइड होंगी। तो जो हीट कैपेसिटी है C, बेटा हीट कैपेसिटी को C से लिखते हैं, ये होगा Q अपॉन N T2 माइनस T1। N क्यों लिखा है, ये मोल के लिए है, और T2 माइनस T1 क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये हुआ C बराबर होगा Q अपॉन N डेल्टा टी। देखो Q हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, एन क्या है बेटा, मोल्स हैं, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंजिंग है। अच्छा, तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर भी होता है और हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है। जो सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी। अच्छा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप पढ़कर आए हो, जिसको लिखते हैं हम क्यूपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लिखते हैं क्यूपी, और क्यूपी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के। ये हमने पढ़ा है चैप्टर 5 के अंदर कि क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच के, और क्यूवी बराबर होता है डेल्टा ई के, चेंज इन इंटरनर्जी के। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज हो रही है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो है क्यूपी, और क्यूपी बराबर है डेल्टा एच के। क्यूपी किसके बराबर है बेटा, डेल्टा एच के। तो अब देखो, इस हीट कैपेसिटी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, और दूसरा होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। तो यह है सीपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यह है सीपी। देखो सी की जगह सीपी आ जाएगा, सी तो हीट कैपेसिटी है, मगर कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट कैपेसिटी मेजर करेंगे तो उसको सीपी लिखेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दी जाती है उसको लिखते हैं हम क्यूपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और वही जवाब होगा एन डेल्टा टी। तो बेटा ये सीपी है, सीपी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फार्मूला वही सेम ही है जो हमने पढ़ा था, फार्मूला वो सेम ही है, इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई। ये सी का मतलब हीट कैपेसिटी, और क्यू का मतलब हीट है। अब जब हीट कैपेसिटी आप मेजर करना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसको लिखेंगे हम सीपी, और हीट को लिखेंगे क्यूपी, और क्यूपी किसके बराबर है, डेल्टा एच के बराबर होता है। बेटा क्यूपी किसके बराबर है, डेल्टा एच के। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन इन डेल्टा टी, लिख सकते हैं आप इस तरह भी, क्योंकि क्यूपी और डेल्टा एच दोनों बराबर हैं। बेटा क्यूपी और डेल्टा एच दोनों इक्वल है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूपी की जगह डेल्टा एच आ जाएगा अपन एन डेल्टा टी। हाँ, अगर आप मालूम करना चाहते हैं डेल्टा एच, तो डेल्टा एच का ये फार्मूला हो जाएगा। तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, एन, एन मोल आएंगे, सीपी डेल्टा टी, इससे भी हो जाएगा। तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सीपी के साथ एन डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये दोबारा इधर मैंने लिख दिया था, इसको देखो। तो बेटा ये सीपी वही जो आपको मैंने अभी पढ़ा था कि सीपी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी, या डेल्टा एच बराबर हो जाएगा किसके, एन सीपी डेल्टा टी, एन सीपी डेल्टा टी। अगर आपको डेल्टा एच मालूम करना है, चेंज इन एंथैल्पी, तो क्या करेंगे, एन का मतलब है मोल्स, आप लेंगे मोल, ये मोल कितने हैं, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको डेल्टा एच के प्रॉब्लम भी बेटा कैलकुलेट करने हैं, डेल्टा एच के अगर आपको प्रॉब्लम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। एन का मतलब है मोल्स, और सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। ये सारी चीजें गिवन होंगी आपको, मोल भी गिवन होंगे, अगर मोल नहीं गिवन है तो अमाउंट गिवन होगा, उसी से मोल निकालना। बेटा गिवन मास अपन मोलर मास के तहत मोल निकाल सकते हैं, और सीपी की वैल्यू आपको गिवन होगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर आपको गिवन होगा, टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आई है, तो आपको डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है तो सीपी मालूम कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं आप लोग।
बेटा हीट कैपेसिटी निकल जाएगी, डेल्टा एच को डिवाइड करेंगे किससे, एन डेल्टा टी से। डेल्टा एच की गिवन वैल्यू होगी, डेल्टा एच की गिवन होगी, एन भी गिवन होगा, डेल्टा टी भी गिवन होगा। इसका मतलब है आप सीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा एच की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जिसको लिखते हैं सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको हम लिखते हैं सीवी। एक्चुअली हमने पढ़ा है कि क्यूवी बराबर होता है डेल्टा ई के। देखो दो चीजें आपको याद करनी है, एक है क्यूपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी, तो क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच के। और दूसरा होता है क्यूवी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हीट चेंज जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है वो सारी की सारी डेल्टा में तब्दील हो जाती है। बेटा हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल क्यूवी बराबर होता है डेल्टा ई के। ये दो चीजें मैंने आपको प्रूव भी करवाई थी, एक था क्यूवी, तो क्यूवी है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल जी। ये बहुत एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी है और पुराने पेपर्स के अंदर ये चीजें आई भी हैं कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है। बेटा हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो क्यूवी है वो डेल्टा ई के बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्यूवी किसके बराबर, डेल्टा ई के। तो फार्मूला वही सेम जो ऊपर हमने पढ़ा था, ये सीपी है तो ये पे क्या आ गया, सीवी आ गया। सीपी की जगह पे क्या आ गया, सीवी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और क्यू डेल्टा की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यूवी आ जाएगा, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा देखो दो चीजें चेंज की हमने, देखो एक था उसके अंदर सीपी था, उसकी जगह पे सीवी आ गया। यहाँ पे जो डेल्टा एच था यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूवी आ जाएगा। क्यूवी का मतलब है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बाकी सेम चीज है, इन डेल्टा टी सेम, बाकी सेम है। तो क्यूवी किसके बराबर हो जाएगा, ये क्यूवी है किसके बराबर हो जाएगा, बेटा ये क्यूवी किसके इक्वल होगा, सीवी इंटू एन डेल्टा टी, सीवी इंटू डेल। अच्छा ये देखो डेल्टा एच किसके बराबर है, एनसीपी डेल्टा टी। सीपी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फार्मूला दोनों का बिल्कुल देखो बेटा सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्यूवी है, ठीक है, ये बराबर है एनसीवी डेल्टा टी। सीवी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो सीवी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और दूसरा हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, बेटा कोई भी रिएक्शन है उसकी आप एंथैल्पी निकालना चाहते हो तो कौन सा तरीका होगा, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलोरीमेट्रिक मेथड से मालूम करते हैं। बेटा देखो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी अगर मालूम करनी है तो कैलोरीमेट्रिक मेथड होता है, कैलोरीमेट्री के जरिए हम डेल्टा एच रिएक्शन का मालूम कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे भी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी। तो देखो मेजरमेंट है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, बेटा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, उसको मेजरमेंट करने का तरीका कौन सा है, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहां से मालूम करते हैं, कैलोरीमीटर से। और कैलोरीमीटर एक होता है कांस्टेंट प्रेशर वाला, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। देखो एक में कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं और दूसरे में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर और दूसरे में कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो कैलोरीमीटर मेजर, ये कैलोरीमीटर क्या करता है, मेजर करता है हीट ऑफ द रिएक्शन को। देखो बेटा हीट ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी आप मालूम करना चाहते हैं, हीट मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैलोरीमीटर जो होता है वही मेथड अप्लाई किया जाता है, कैलोरीमेट्री जिसको कहते हैं। तो कैलोरीमीटर मेजर द हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको मेजर करता है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एक में कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं और दूसरे में क्या करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले आते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। बेटा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और वर्क भी होगा। तो
इन कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज फिक्स, जो सिस्टम का प्रेशर होगा वो फिक्स होगा बेटा। सिस्टम का प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उस प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मगर वर्क भी होगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो जो हीट रिलीज होगी बेटा, जो हीट रिलीज होगी कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर में, जो हीट रिलीज होती है वो बराबर होती है एम सी डेल्टा टी। एम सी, एम का मतलब है मास, सी का मतलब है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा क्यू किसके बराबर होगा, एम का मतलब है मास कितना ले रहे हो आप लोग, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर कितना है। देखो जो हीट रिलीज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के बेटा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब मास को देखेंगे हम। और सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे, जो जूल पर ग्राम पर केल्विन होती है, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर कितना है। तो देखो एम मास ऑफ द रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का मास कि कितना रिएक्टेंट का मास है। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपको मैंने अभी पढ़ाया था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम अब्सॉर्प्शन बाय 1 केल्विन। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका यूनिट होता है जूल पर ग्राम पर केल्विन, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये है कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमेट्री, कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को। अच्छा, सिस्टम हीट जो रिलीज करता है कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा, दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री या बॉम्ब कैलोरीमेट्री, ठीक है बेटा। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फिक्स होता है इसमें बेटा। कांस्टेंट वॉल्यूम से मुराद ये है कि वॉल्यूम इसके अंदर आपको फिक्स रखना पड़ेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग होगी नहीं, वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा, पिस्टन फिक्स होगा की जगह पे। बॉम्ब कैलोरीमीटर भी कहते हैं इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री इज यूज्ड टू डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ फूड, जो फूड की कंबस्शन होती है। अब देखो फूड की जो कंबस्शन होती है उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वैल्यू करते हैं। फूड की, फ्यूल की, जो फूड होता है, फ्यूल होता है, उसकी जो कंबस्शन होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसी के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज किया जाता है। तो हीट रिलीज जो होगी, जो सिस्टम की हीट रिलीज करता है वो किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। देखो हीट रिलीज, जो हीट रिलीज होगी, जो हीट रिलीज होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, डेल्टा टी। डेल्टा टी से मुराद है चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, जो टोटल हीट कैपेसिटी है कैलोरीमीटर की, उसी से इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मिलेगी आपको जो हीट रिलीज होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये है कांस्टेंट प्रेशर, क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। एम का मतलब है मास, सी से मुराद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी से मुराद है चेंज इन टेम्परेचर। तो आज हमने जो पढ़ा था बेटा टॉपिक वो था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी आ जाता है, सीपी आ जाता है, सीवी आ जाता है, उनको मेजरमेंट करने का तरीका आ जाता है कि उनको किस तरह हम मेजर करेंगे, ठीक है। एक कांस्टेंट प्रेशर पे, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। अब उसके बाद जो टॉपिक है हमारे, अच्छा उसके बाद जो बेटा टॉपिक है वो है हेस्ला, हेस्ला ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन। देखो बेटा हेस्ला ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन, तो ये जो हेस्ला कहता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जो एंथैल्पी होती है रिएक्शन की, या हीट वॉल और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो वे पे डिपेंड नहीं करती, वो मेथड पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल फाइनल। ये डिपेंड करती है इनिशियल फाइनल पे। देखो ये कह रहा है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप के अंदर हो, रिएक्शन चाहे एक स्टेप के अंदर हो, वन स्टेप के अंदर हो, सिंगल स्टेप के अंदर हो, या सेवरल स्टेप्स के अंदर हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। ये कहता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम
whether the reaction take place in one step or several steps. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब एक रिएक्शन डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। चाहे रिएक्शन डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे एक स्टेप के अंदर हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर हो, टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। ये कहता है टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम विद द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स। इस लॉ को हम क्या कहते हैं बेटा? हेस लॉ कहते हैं। और हेस लॉ कहता है कि एंथैल्पी जो रिएक्शन की है वो स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वो वे पे डिपेंड नहीं करेगी, वो मेथड पे डिपेंड नहीं करेगी। चेंज किसी तरीके से लाएं, चाहे डायरेक्ट वाले तरीके से हो चाहे इनडायरेक्ट तरीके से हो, चाहे एक स्टेप के अंदर हो या ज्यादा स्टेप्स के अंदर हो, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम। तो इसका मतलब है एंथैल्पी जो है वो इंटरमीडिएट स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगी, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो ये बेटा अहम चीज, अहम लॉ है जो हेस लॉ है, जो कहता है हीट को आप सम कर सकते हैं, हीट को आप ऐड कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्ट एंथैल्पी जिसकी मालूम नहीं हो सकती उसके आप इनडायरेक्ट एंथैल्पी निकाल सकते हैं, वो सेम जवाब आएगा। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसकी डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं मालूम हो सकती क्योंकि कार्बन क्लोरीन का रिएक्शन होता ही नहीं। पढ़ा है आप लोगों ने कि कार्बन और क्लोरीन का रिएक्शन डायरेक्ट होता ही नहीं। जब कार्बन क्लोरीन का रिएक्शन नहीं होगा तो CCl4 बनेगा भी नहीं डायरेक्ट, वो बनेगा इनडायरेक्ट बनेगा। बेटा CCl4 इनडायरेक्ट बनता है, तो इनडायरेक्ट उसकी एंथैल्पी निकाल सकते हैं। इस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। अच्छा, वो रिएक्शन भी सही है क्योंकि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनता है जो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक लेता है। फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती नहीं क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बनता है जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक लेता है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी डायरेक्ट एंथैल्पी आप मेजर नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे हम? उसकी जाहिर बात है हमें इनडायरेक्ट एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे रिएक्शंस बेटा, ऐसे रिएक्शंस जिनकी आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं निकाल सकते उनकी आप इनडायरेक्ट एंथैल्पी निकाल सकते हो और वही जवाब सेम आएगा जितना डायरेक्ट का होता है, ठीक है। तो कुछ तो ऐसे रिएक्शंस हैं जो डायरेक्ट भी होते हैं इनडायरेक्ट भी हो जाते हैं, दोनों तरीके से होते हैं। जब दोनों की हम एंथैल्पी को मेजर करते हैं तो बिल्कुल आंसर सेम आता है। सब कहते हैं सोडियम कार्बोनेट है, वो डायरेक्ट बना दें सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से वन स्टेप के अंदर, या इनडायरेक्ट बनाएं, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बना लें, सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद सोडियम कार्बोनेट बना लें, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, बेटा कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, फिर क्या करें? कार्बन से कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, मगर टोटल एंथैल्पी चेंज सेम होगी। अच्छा, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड डायरेक्ट बनता है, बेटा सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरे तरीके से क्या होगा? सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, मगर टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। इसका मतलब है कंपाउंड चाहे डायरेक्ट बनाए चाहे इनडायरेक्ट बनाए, चाहे सिंगल स्टेप में बनाए चाहे सेवरल स्टेप्स में बनाए, एंथैल्पी रिएक्शन विल बी सेम। क्योंकि एंथैल्पी जो रिएक्शन की है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो वे पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पे। तो जो जो हेस्ला कहता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम, ये कहता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन will be same whether ठीक है रिएक्शन टेक प्लेस ठीक है, if reaction take place in one step or several steps, or several steps,
ये कहते हैं चाहे रिएक्शन एक स्टेप के अंदर हो या सेवरल स्टेप्स के अंदर हो, ज्यादा स्टेप्स के अंदर हो, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम, क्योंकि एंथैल्पी जो रिएक्शन की है वो बेटा स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, वे पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, मेथड पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी तरीके से चेंज लाए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। ठीक है, अब देखो ए इसी से डायरेक्ट डी बन रहा है, देखो बेटा ए से डायरेक्ट डी बना। अच्छा, और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो इसकी है, ठीक है, एंथैल्पी रिएक्शन वो है -150 किलो जूल। ऐसे सपोज करते हैं, ये कोई रिएक्शन नहीं है बेटा, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है कि भाई ए से डायरेक्ट हमने डी बना दिया, ए से डायरेक्ट डी बनाया और जिसकी एंथैल्पी हमने हाइपोथेटिकल वैल्यू रखी है 150 है। ठीक है, अब वही सेम रिएक्शन ए से बी, बी से सी और सी से फाइनली डी बन रहा है, ये स्टेप वाइज है, वो डायरेक्ट हुआ था, ए से डायरेक्ट डी बनाया, अब ये हमने स्टेप वाइज बना रहे हैं, ए से बी, बी से सी से डी बना रहे हैं। तो स्टेप 1 की एंथैल्पी बेटा, स्टेप 1 जो है उसकी एंथैल्पी है, सपोज करते हैं -60 किलो जूल पर मोल, 60 किलो जूल। और जो डेल्टा H2 है बी से सी की एंथैल्पी, वो सपोज करते हैं -55 है किलो जूल, -55। और जो बी से सी से डी है बेटा, थर्ड स्टेप जो सी से डी बन रहा है, ठीक है, अब उसकी जो एंथैल्पी होगी वो होगी -35 किलो जूल। अगर इनको आप सम करेंगे तो आंसर 150 आ जाएगा बेटा, इसको सम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 150। ठीक है, तो इसका मतलब है ए से डायरेक्ट डी बनाओ, डायरेक्ट तरीके से बनाओ, या ए से बी, बी से सी, सी से डी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम। जो एंथैल्पी रिएक्शन का है वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। ठीक है, अगर वापस डी से आप ए बनाओगे, अब देखो ए से डी बना रहे हैं, ए से डी की एंथैल्पी कितनी है, -150 है, तो डी से वापस ए की एंथैल्पी क्या होगी, प्लस की हो जाएगी बेटा। ये देखो, अब देखो ए से डी की एंथैल्पी है -150, तो डी से ए की एंथैल्पी कितनी होगी, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, ये इसका क्या है बेटा, रिवर्स प्रोसेस है कि डी से वापस ए, तो इसकी एंथैल्पी हो जाएगी प्लस की 150 किलो जूल। अब देखो ए से बी की एंथैल्पी है -60, बी से ए की एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, बी से ए की एंथैल्पी हो जाएगी प्लस के 60, क्योंकि रिवर्स जाएंगे हम, रिवर्स जाएंगे हम। ठीक है, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका एंथैल्पी प्लस की हो जाती है बेटा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका बैकवर्ड क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, उसकी वैल्यू प्लस की है। तो ए से डी की एंथैल्पी माइनस की 150 है, तो डी से ए की एंथैल्पी क्या होगी बेटा, डी से ए जो बनेगा उसकी वैल्यू प्लस की होगी। अब ए से बी की वैल्यू है -60, तो उसकी क्या होगी, बी से ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस की होगी। अच्छा, इस तरह सी से जो बी बनता है और बी से सी, जो बेटा बी से सी बनेगा उसकी वैल्यू क्या है, -55 है। अगर सी से हम बी बनाएं तो उसकी एंथैल्पी क्या होगी, प्लस की हो जाएगी 55। अच्छा, इस तरह सी से डी की एंथैल्पी है माइनस, बेटा सी से डी, अगर डी से वापस सी बनाए हम तो क्या हो जाएगा, प्लस का 35। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटा साइक्लिक की क्या होगी, साइक्लिक की क्या होगी, एंथैल्पी चेंज 0 होगी बेटा, जो साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो ए से डी और डी से वापस ए, ठीक है, जो साइक्लिक प्रोसेस इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी बेटा माइनस की है, उसकी क्या है, प्लस की है, तो आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एंथैल्पी चेंज होती है साइक्लिक प्रोसेस की 0 के बराबर होती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे बेटा, सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड है
सोडियम कार्बोनेट हम बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -90 है किलो जूल। बन गया सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और प्लस में हाँ वाटर बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एंथैल्पी बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने 2 मोल लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल, सोडियम कार्बन और वाटर बन गया, और एंथैल्पी चेंज है -90। बेटा एंथैल्पी चेंज क्या है, -90 है। हाँ, अगर हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लेते हैं, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 मोल लेते हैं। बेटा देखो ऊपर वाले रिएक्शन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने 2 मोल लिए, सोडियम कार्बोनेट बना और वाटर बना है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना है, और उसकी एंथैल्पी चेंज है -90। ये है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, NaOH का 1 मोल लिया, और बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेटा सोडियम कार्बोनेट, इसका जो पहला स्टेप है उसकी एंथैल्पी है -49 किलो जूल, -49। और जो दूसरा स्टेप होगा जिसमें NaOH का दूसरा मोल ले रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaOH के दूसरे मोल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट को NaOH के दूसरे मोल के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो सेकंड स्टेप की एंथैल्पी है स्टेप 2 की, वो है -41 किलो जूल। अब इनको सम करेंगे, बेटा इनको सम कर दें, -49 -41 जवाब हो जाएगा -90। तो डायरेक्ट की भी एंथैल्पी हुई है -90, इनडायरेक्ट की भी होगी। अब डायरेक्ट में क्या हुआ कि NaOH के 2 मोल लिए डायरेक्टली हमने, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लिया, सोडियम कार्बोनेट बनाया और वाटर बनाया, सोडियम कार्बोनेट बना है और वाटर बना है। जबकि दूसरे रिएक्शन में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लिया और NaOH का भी हमने 1 मोल लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल, NaOH का भी 1 मोल लिया हमने, बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaOH के साथ हमने रिएक्शन करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया दूसरे मोल के साथ, दूसरे स्टेप की एंथैल्पी -41, और दोनों को हमने ऐड किया तो जवाब आ गया 90। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम कार्बोनेट चाहे डायरेक्ट बनाओ चाहे इनडायरेक्ट बनाओ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। बेटा एंथैल्पी रिएक्शन की क्या होगी, सेम होगी। तो ये सोडियम कार्बोनेट की तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं। मीथेन की आप एंथैल्पी निकाल सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है, इथेन की निकाल सकते हो, बेंजीन की निकाल सकते हो हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे ग्लूकोज की निकाल सकते हो, सक्रोज की निकाल सकते हैं। बेटा किसी भी कंपाउंड की आप हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है, और डायरेक्ट की भी वही वैल्यू होगी जो इनडायरेक्टली निकलेगी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेप पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, वे पे डिपेंड नहीं करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पाथ से इंडिपेंडेंट। ये बात नोट कर दें कि एंथैल्पी जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, वे से डिपेंडेंट है, ठीक है। चाहे जो कंपाउंड आप एक स्टेप के अंदर बना रहे हो और वही सेम कंपाउंड आप सेवरल स्टेप्स के अंदर बना रहे हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा वो सेम होगा। अब एक और एग्जांपल भी है इसके अंदर, अच्छा वो है कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और एंथैल्पी कितनी है फेडरर की बुक के मुताबिक -393.5 किलो जूल। ये बेटा वैल्यू है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है आपके पास बुक में होगी ये वैल्यू। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन ये एग्जांपल में भी गिवन है आपको इसके अंदर,
जो एग्जांपल है 11.5 की एग्जांपल में गिवन है 393.5। अच्छा, अब इसको स्टेप वाइज बना दें। इसको बनाएंगे दो स्टेप्स के अंदर। ये डायरेक्ट है ऊपर वाला, ये बेटा डायरेक्ट, और ये स्टेप वाइज। किस स्टेप वाइज बनेगा? कार्बन प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन का बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा कार्बन प्लस ऑक्सीजन का हाफ मोल, ऑक्सीजन का हाफ मोल बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एंथैल्पी फॉर्मेशन की है वो है 110.52 किलो जूल। याद कर लो, ये इसकी वैल्यू है कितनी बेटा? 110.52 किलो जूल। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आगे रिएक्ट करता है किसके साथ? एक और हाफ मोल के साथ, और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वो रिएक्ट करती है किसके साथ? हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ, और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप वाइज बना रहे हैं। पहले हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, जिसमें ऑक्सीजन का हाफ मोल यूज हुआ गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। और जो सेकंड स्टेप की एंथैल्पी है बेटा, सेकंड स्टेप की एंथैल्पी है 282 माइनस का 282, माइनस ऊपर लगा दिया मैंने, 282.98 किलो जूल। अब ऐड कर दो इन दोनों को। अब क्या करोगे आप लोग? अब इनको सम कर दो, इनको ऐड कर दो। बेटा इनको आप ऐड कर दो, क्योंकि एंथैल्पीज को आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में क्या होगा? ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा कट जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कैंसिल हो जाएगा, और बाकी बचेगा क्या? कार्बन और हाफ मोल, ये O2 हो जाएगा। बेटा एक हाफ मोल है, इसका भी हाफ मोल, इसका भी हाफ मोल, क्या हो जाएगा? पूरा मोल हो जाएगा ऑक्सीजन का। देखो आधा मोल ये है, आधा ये है, तो पूरा मोल होगा ऑक्सीजन गैस का। तो कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? -393.5 किलो जूल। बेटा सम करोगे जवाब ये आ जाएगा, देखो ये जवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड चाहे डायरेक्ट बनाओ चाहे स्टेप वाइज बना दो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। बेटा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड जो वो डायरेक्ट बने चाहे बन जाए। अब देखो ये है, इसको देखो, एक और रिएक्शन दिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बेटा सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। सल्फर ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 3/2 O2, तो सल्फर SO3 बन गया। सल्फर सॉलिड प्लस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। और डेल्टा एच की वैल्यू इसकी है -1 किलो जूल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा? ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं? सल्फर और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? -Y किलो जूल है। अच्छा, ये डायरेक्ट है बेटा, ये डायरेक्ट, और ये बाकी दोनों इनडायरेक्ट हैं। कि सल्फर ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है
हाफ मोल के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, -Z किलो जूल। हाँ, अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को हमने ऐड करना है, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करेंगे। बेटा दोनों को आप ऐड करेंगे तो डायरेक्ट एंथैल्पी आपको मिल जाएगी। देखो इन दोनों स्टेप्स को आप ऐड करोगे, सम करोगे, तो ये स्टेप्स आपको एंथैल्पी मिल जाएगी। यहाँ जगह की कमी है तो ये आगे में लिख देता हूं। देखो बेटा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और डेल्टा एच की वैल्यू है -Y किलो जूल। अच्छा, दूसरे में है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन का, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, और डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो लिखी थी हमने -Z किलो जूल। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। बेटा ऐड करोगे तो वही ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी हमें। सल्फर डाइऑक्साइड में कैंसिल हो जाएगा। सल्फर ये 1 मोल और ये आधा मोल, बेटा एक है 1 और दूसरा है 1/2। एलसीएम निकालोगे तो 3/2 हो जाएगा। एलसीएम इसका 3/2 हो जाता है। आप कैलकुलेट करके देखो, इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 3/2 निकलेगा। क्यों, आपको बता देता हूं आपको मैं। बेटा यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 है, इसका ए का 2 को 2 बार लगेगा, इधर 2 आएगा, 2 का 2 को 1 बार लगेगा, इधर 1 आएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा ये O2 एरो SO3। और SO3 की जो इनडायरेक्ट एंथैल्पी होगी वो किसके बराबर होगी, -Y -Z किलो जूल, ठीक है। ये इनडायरेक्ट एंथैल्पी है, और इसकी जो वैल्यू होगी -X के बराबर होगी। बेटा -X के ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इनको सम करेंगे तो ये -X के बराबर हो जाएगी। क्यों -X के बराबर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट की एंथैल्पी है वो -X है। बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो डायरेक्ट की एंथैल्पी है वो -X है, -X है। और जो इनडायरेक्ट की एंथैल्पी हमने निकाली है वो क्या है, -X -Y। इसका मतलब है इन दोनों को सम करेंगे ना, -Y और -Z को सम करेंगे तो वो -X के बराबर होगा, किलो जूल के इक्वल होगा। बेटा ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो ये मैं बराबर की निशानी लगा देता हूं इधर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल दी गई है। अच्छा, उसके बाद और बताया गया है कि ये क्यों जरूरी है, हेस्ला किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हेस्ला उन रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी में हम डायरेक्ट की एंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और क्लोरीन डायरेक्टली रिएक्ट करते ही नहीं। बेटा कार्बन डायरेक्टली क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, और आपको पता है क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती है। तो इन रिएक्शन का इनके डायरेक्ट की एंथैल्पी तो निकलेगी नहीं, इन रिएक्शन की डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं निकलेगी। फिर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट की एंथैल्पी निकालेंगे। CCl4 की भी इनडायरेक्टली, Al2O3 की भी इनडायरेक्टली, और B2O3 बोरोन ऑक्साइड उनकी भी डायरेक्टली एंथैल्पी हम नहीं निकाल सकते, मगर हम निकालेंगे उनकी इनडायरेक्टली एंथैल्पी। और इनडायरेक्टली एंथैल्पी वही होगी जो डायरेक्ट की एंथैल्पी है। तो इसका मतलब है ऐसी रिएक्शन जिनकी डायरेक्ट एंथैल्पी मेजरमेंट इम्पॉसिबल है उनकी हम इनडायरेक्टली एंथैल्पी रिएक्शन वैल्यू करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू करेंगे, हीट ऑफ कंबशन वैल्यू करेंगे, हीट ऑफ ट्रांजिशन वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनकी हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एग्जांपल दी गई है मीथेन की।
बेटा उसके बाद है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर सपोज करते हैं मीथेन के आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो निकल जाएगी इनडायरेक्टली। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो बेटा एक तो डायरेक्टली हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं एलिमेंट से, कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया मीथेन गैस। कार्बन सॉलिड है ये और हाइड्रोजन गैस है, और बन मिलकर क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। और मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है बेटा, मीथेन की हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। मगर ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्टली आपको कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी, और मीथेन की हीट ऑफ कंबशन गिवन होगी, तब भी आप निकालेंगे। बेटा देखो ये तो हो गया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और ये मालूम नहीं हो सकती। सपोज करते हैं अगर इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन नहीं करवा सकते, हम इनकी डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं मालूम कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इनकी इनडायरेक्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे। इनडायरेक्टली कहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी वैल्यू 393.5 किलो जूल, ठीक है। ये बेटा वैल्यू इसकी। नंबर तीसरी इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस का मिलकर बना रहे हैं वाटर, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी। तो बेटा किसी भी कंपाउंड की, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी तो दो चीजें आपको गिवन होंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन जरूरी है, और वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये कंपलसरी है दोनों। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करने के लिए, जो हाइड्रोकार्बन हैं या इसके अलावा हाइड्रोकार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है, तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन और वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन जरूर गिवन होंगी आपको, ठीक है। वाटर लिक्विड है और डेल्टा एच की वैल्यू इसकी है -285.8 है शायद, क्योंकि वैल्यूज आपको बताया कि चेंज है बेटा इसके अंदर 285.5। जो सिंध के सिलेबस में इसकी वैल्यू 286 लिखी हुई है, सिंध के सिलेबस की वैल्यू इसके अंदर 286 है, मगर फेडरल के अंदर इसकी वैल्यू 285.5 है, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस होंगी। चौथी क्वेश्चन जो है, जो इसके लिए गिवन होगी, वो होगी हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो बेटा किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी, और जिस कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर रहे हैं उसकी हीट ऑफ कंबस्शन गिवन होगी। जिस कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर रहे हैं उसकी हीट ऑफ कंबस्शन, सपोज करते हैं मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर रहे हैं, तो मीथेन की हीट ऑफ कंबस्शन गिवन होगी CH4 मीथेन प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2, ये हीट ऑफ कंबस्शन है बेटा, हीट ऑफ कंबस्शन है ये, माइनस $890.4 किलो जूल, हीट ऑफ कंबस्शन है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है बेटा, करना क्या है हमने, देखो सी का क्वेश्चन 1 है, देखो कार्बन, जो क्वेश्चन जिसकी आप हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करें इसका कोफिशिएंट को देखो बेटा, सी कार्बन का कोफिशिएंट 1 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1 से, क्योंकि सी का कोफिशिएंट 1 है, और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 2 है, तो वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन को, और फिर ऐड करेंगे दोनों को। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो,
कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो और वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, उनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद कंबशन इक्वेशन आपको माइनस करनी पड़ेगी। बस जो हीट ऑफ कंबशन की इक्वेशन है वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, तो ये होगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1 एंड इक्वेशन 3 बाय 2। अच्छा, इक्वेशन 2 कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड वाली है, क्योंकि मीथेन में कार्बन एक है, मीथेन में कार्बन का एक एटम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो हो जाएगा C प्लस O2 एरो CO2, और डेल्टा इसकी वैल्यू वही होगी -393.5 किलो जूल। बेटा सेम होगी क्वेश्चन, और वाटर की क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो क्वेश्चन सेकंड है वाटर वाली और थर्ड, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर 2 कोएफिशिएंट है, हाइड्रोजन का क्वेश्चन 2 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अच्छा, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2, डेल्टा इसकी वैल्यू क्या है 285। बेटा 285.5 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जवाब होगा 571.6। 571.6 जो इसके अंदर लिखी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके इसके बाद 571 लिखा हुआ है, 0.6, 571.6। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा, अब इनको ऐड कर दो, देन ऐड, अब आपको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने से क्या हो जाएगा? C प्लस 2H2 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O, और इनको क्या करना है? हमने सम करना है, इनको हमने ऐड करना है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव की है। ठीक है, इनको बेटा ऐड करना है हमने। अच्छा, अब देखो इसका आंसर क्या आता है ऐड करने का। अगर इनको हम सम करेंगे तो इसका आंसर आएगा, वैसे एक्चुअली 285.5 था बुक में, 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 6 तो आएगा भी नहीं। बेटा देखो 285.5 था ना इसकी वैल्यू जो उन्होंने दी थी, 285.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो उन्होंने बुक में दिया गया आंसर 571.6, तो ये 0.6 तो आएगा भी नहीं। ठीक है, ये 571 हो जाएगा ओनली। 0.6 तब आएगा जब यहां 8 हो। बेटा 0.6 तब आएगा जब यहां पे 8 हो, तो आ सकता है। यहां पे अगर 8 लिखेंगे तब आ सकता है ये। देखो 285.8 लिखोगे ना तब 6 आएगा। शायद वैल्यू यही थी, इन्होंने गलती से ये लिखी है। यहां पे बेटा 8 दोगे ना तब जब आएगा 571.6 आएगा। तो एक्चुअली वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन 285.8 है। 2 से मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर ये आता है 571.6। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, 393.5 और दूसरा है 571.6, तो बेटा इसका आंसर आएगा 11 आएगा। 11 का एक ऊपर जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और 9 और 7 जो हैं ये हो जाएंगे 16, 16 का एक ऊपर जाएगा, और ये इसका आंसर आएगा 9। तो 965.1 आ जा रहा है इसका आंसर। बेटा 965.1, 965.1 किलो जूल। अब हम क्या करेंगे?
अच्छा, अब कंबशन की इक्वेशन माइनस करनी है। आप क्या करना है, कंबशन की इक्वेशन माइनस करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद जो कंबशन की इक्वेशन है वो आपको माइनस करनी है। अब है सब्ट्रैक्ट, ये बेटा इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5 बन गई। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इस 5 इक्वेशन में से 4 माइनस करनी है। तो बेटा ये सी लिखो, सॉलिड प्लस 2H2 प्लस O2 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O, और डेल्टा इसकी वैल्यू कितनी है, -65 बेटा 965.1 किलो जूल। अब इसमें से ये कंबशन की इक्वेशन माइनस करोगे तो